जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का वीकली एनालिसिस 18 अप्रैल टू 24 अप्रैल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का आर्टिकल दिस इज इंडियाज मूवमेंट ऑफ रेकनिंग, द कंट्री कैन बी द फलक्रम ऑफ द न्यू ग्लोबल ऑर्डर एज अ पीसफुल डेमोक्रेसी विथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इस आर्टिकल से आप कुछ क्वेश्चंस को आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए कि आप जानते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। आपसे एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, व्हाट शैल बी इंडियाज स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। और इस जो एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट, बहुत ही एक अच्छा व्यू डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इसमें दिया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा इस आर्टिकल से। उसके बाद इज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नीड अ रीलुक और रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया की थी 1950s में जो अडॉप्ट की थी, क्या आज भी ये रेलिवेंट है या अब वक्त आ गया है कि इंडिया को इसको रिव्यू करना चाहिए और रीलुक करना चाहिए। और how this Russia Ukraine war has given a new opportunity to India। क्या बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह साहब की इस वॉर ने इंडिया को एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है, कैसी अपॉर्चुनिटी दी है, इसको डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वर्ल्ड ट्रेड्स और उसकी डायनामिक्स रिलेटेड, उसका रिपरकशन इंडिया पे क्या होता है, ये सब आज के हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले, चूंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का एडिटोरियल है, तो नेचुरली इसमें कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, उसको मैंने पिकअप किया है आपके साथ। पहले उनको शेयर कर लेता हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए। अपोस्टल वन ऑफ द 12 मैन चूजन बाय द क्राइस्ट टू स्प्रेड हिज टीचिंग। वो 12 लोग जिनको जीसस क्राइस्ट ने पिक किया था अपनी टीचिंग फैलाने के लिए, उसको अपोस्टल बोलते हैं। फलक्रम द पॉइंट ऑन विच समथिंग टर्न्स और इज सपोर्टेड, जैसा कि हमारे टॉपिक में है। मतलब इस कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके अक्रॉस अगर कोई चीज़ सपोर्ट करती है, हिंज जिसको बोलते हैं, हिंज वो फलक्रम होता है। जिसके हार्क बैक का मतलब होता है मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या कहिए इवोक एन ओल्डर स्टाइल ऑफ जॉनर। विल्डी का मतलब होता है इजिली कंट्रोल्ड और हैंडल्ड। एडिफिस अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, उसको कहते हैं एडिफिस, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग। परडिशन मतलब पनिशमेंट दैट लास्ट फॉरएवर आफ्टर डेथ। हार्बिंजर ऑफ पीस, अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ समथिंग। फोरनर, ऑब्स्टेकल, अ पर्सन सेंट इन एडवांस ऑफ अ रॉयल पार्टी और आर्मी टू ऑब्टेन लॉजिंग फॉर देम। कॉन्स्टर्नेशन, अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं ये एडिटोरियल। इसको हम पूरा पढ़ेंगे और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा और भी किसी पॉइंट के बारे में तो मैं वहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। आई हैव बीन डीपली सैडेंड बाय रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस इन यूक्रेन। टॉक ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स हैव अलार्म्ड मी regardless of provocation and causes, however justifiable they may seem to be. Violence and consequent loss of human lives are deeply regrettable and avoidable. As Mahatma Gandhi's nation, India must be a committed and relentless apostle of peace and non-violence both at home and in the world. Conflict and a reshaping. The Russia-Ukraine conflict portends a reshaping of the world order. Ever since the fall of the Berlin Wall in 1989, a paradigm of free societies, frictionless borders and open economies evolved to be the governing order in many nations. This catalyzed freer movement of people, goods, services and capital across the world. Global trade and per capita GDP nearly doubled in this period, making an era of general peace and prosperity. Societies and economies in the world became intertwined closely in the pursuit of shared global prosperity. Such tight interdependence among nations will lead to fewer conflicts and promote peace, was the established wisdom. The Russia-Ukraine conflict has dismantled this wisdom.
If interconnectedness and trade among nations were mutually beneficial, then it follows that its disruption and blockade will be mutually harmful. The economic sanctions imposed on Russia have hurt all nations, albeit some more than the others. Egyptians, now try to understand which country is affected in what way from this war. इसको गौर से समझिए कि ये जो वॉर हो रहा है किस कंट्री पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है. Egyptians are reeling from food shortage due to their dependence on Russian and Ukrainian wheat. Germans suffer from high cost of heating in winter due to their dependence on Russian gas. Americans face a shortage of electric cars due to unavailability of car batteries that are dependent on Russian nickel. Sri Lankans have taken to the streets on economic woes, and Indian farmers run the risk of high fertilizer prices triggered by a global shortage. देखिए कितनी सारी कंट्रीज इस वॉर से अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका रशिया पे डिपेंडेंस है एक या दूसरी तरीके से. ग्लोबल विलेज, अ लिव्ड रियलिटी. Global village is not just an academic term but a lived reality for the nearly 8 billion people on the planet. This global village was built on the foundation of advanced transportation network, cemented with the US dollar as the reserve currency and fenced by integrated payment systems. Any disruption in this delicate balance runs the risk of plunging the global village into disequilibrium and derailing the lives of all. India too has benefited enormously from being an active participant in this interconnected world. With a tripling of trade, a share of GDP in the last 3 decades, and providing vast numbers of jobs, trades with other nations should and will always be an integral cornerstone of India's economic future. A reversal towards isolationism and protectionism will be a foolhardy and calamitous for India. The Russia-Ukraine conflict is a global geo-economic conflict that threatens to hark back to the Cold War era of two dominant power blocs. Nations that did not condemn the Russian aggression in the United Nations constitute more than half of the world's population, but a quarter of the world's economy versus nations that condemned Russia accounts for 3/4 of the global economy. The former, the Russia-China bloc, are large producers and rising consumer powers, while the latter, the Western bloc, are today's large consumers. Any new curtain that descends between these two blocs and divides them will cause major upheaval to the entwined global economic equilibrium. A trade opportunity. Now try to understand this particular segment, because here Dr. Manmohan Singh, try to understand this particular segment because here Dr. Manmohan Singh will explain how this war is creating an opportunity for India on the world trade map. Now try to understand. During the Cold War, when India pursued a prudent foreign policy of non-alignment, trade was a small part of India's economy. Now trade represents a significant share of India's GDP. India's trade is dependent on both these power blocks and on current global economic structures of free trade, established reserve currency and transaction systems. As the Western bloc of nations look to reduce dependence on the Russia-China bloc of nations, it presents new avenues for India to expand trade. A Western bloc of nations has expressed its desire to embrace a new paradigm of free but principled trade that values both morals and money. While one may reasonably quibble about this new doctrine, India, as the largest peace-loving democracy, stands to gain enormously from this principled trade. Aspiration of the Western bloc, it presents a tremendous opportunity for India to become a large producing nation
for the world and global economic powerhouse. However, to capitalize on these opportunities, India needs free access to these markets, an accepted and established global currency to trade in the seamless trade settlements. The American dollar has emerged as a global trade currency, bestowing on exorbitant privilege on the dollar, much to the justifiable consternation of other nations. But a forced and hurried dismantling of this order and replacing it with the rushed bilateral local currency arrangements can prove to be more detrimental for the global economy in the longer run. I recall the time when I was part of bilateral currency negotiations such as the Indian rupee Russian ruble agreement in the late 1970s and 1980s, when we mutually agreed on exchange rates for trading purposes. Such isolated bilateral agreements are fraught with risk, but when trade is a small share of the economy and such agreements are limited to a few trading partners, it was wieldy. Needed ties on either side. Now, with India's robust external sector, a flourishing trading relationship with many nations and tremendous potential to expand trade, such bilateral arrangements are unsustainable, unwieldy and perilous. Opportunities to buy discounted oil or commodities may be enticing, but if it entails a prolonged departure from the established order of dollar-based trade settlements or jeopardizes established trade relationship with Western bloc markets, it can have longer term implications for India's export potential. In the long run, India stands to gain more from the unfettered access to the Western bloc markets for India exports under the established trading order than from discounted commodities purchased under new bilateral currency arrangements that seek to create a new and parallel global trade structure. India thus needs not just a non-aligned doctrine for the looming new world order, but also a non-disruptive geo-economic policy that seeks to maintain the current global economic equilibrium. By the dint of its sheer size and scale, India can be both a large producer and a consumer. With rising inflation, volatile crude oil prices, global uncertainty, weak domestic private investment and deteriorating fiscal situation, expanded external trade in the changed global situation presents the best opportunity to salvage India's economy and create large number of jobs for youth and generation, for our youth and women. The best utilize this opportunity, India needs not just cordial relationship with the nations on either side of the new divide, but also a stable and established global economic environment. It is important for India to adopt a strategic economic self-interest doctrine within the larger paradigm of its non-alignment foreign policy. Social harmony is a must. Just as it is in India's best interest to balance the current geo-economic equilibrium, it is also imperative for India to maintain its domestic social equilibrium. To be a large-scale producing nation, India needs millions of factories with hundreds of millions of people of all religions and castes across all states to work together. Social harmony is the edifice of economic prosperity. Fanning mutual distrust, hate and anger among citizens, causing social disharmony, is a shameful slide to perdition. The reshaping and realignment of the world order will be a unique opportunity for India to reassess its foreign policy, economic policy and geopolitical strategy and don the mantle of global leadership, strengthening India's global economic might through a cautious geo-economic strategy in the aftermath of the Russia-Ukraine conflict can potentially mark a pivotal turn in India's economic history. India can be the fulcrum of this new global order as a peaceful democracy with economic prosperity.
but this requires India to first stem the raging communal division within. I sincerely wish and fervently hope that India can emerge as the harbinger of peace, harmony and prosperity in this new world. ये दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ख़ास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं। वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में इस अपने दूसरे जॉब में इतने ज़्यादा व्यस्त है कि वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं और उस प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर को पढ़ना, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते, टाइम की क्राइसिस होती है उनके पास, वो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं ये वीडियो लेके आता हूँ जिसमें वीक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल होता है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे कि अगर आप किसी भी कारण से नहीं एडिटोरियल को पढ़ पाए हैं तो आप सिर्फ मेरा वीडियो सुन लें, आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आप इन पॉइंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।